लक्ष्मी पतली दुबली सी थी और उसकी सास हद से ज्यादा मोटी थी, जिस वजह से उसकी सास से काम नहीं होता था। बहू, जरा एक गिलास पानी पिला दे। बरामदे से किचन तक जाने में भी अब मुझे मौत आती है। ना जाने मेरा वजन इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। वही तुझे देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं तेरी तरह पतली दुबली हो जाऊं, लेकिन अब मेरी उम्र भी तो हो रही है ना, और उम्र के हिसाब से वजन तो बढ़ ही जाता है। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, सुबह सुबह घुमा फिरा कीजिए, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप पतली दुबली भी हो जाएंगी। ज्यादा नहीं, लेकिन अपना शरीर मेंटेन तो कर सकती हैं ना आप। अगर मैं घूमने फिरने जाती हूँ तो मेरे टांगों में बहुत दर्द हो जाता है और घुटने का दर्द अलग। इन सब से तुम्हें और ज्यादा परेशान हूँ। बढ़ते वजन के साथ 10 तरह की बीमारियां भी तो होती जा रही हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप हैबिट बना लो कि आपको इतना तो घूमना ही है, जिससे आपका वजन धीरे धीरे कम हो जाए। मैं रोज ज्यादा से ज्यादा घूमने के लिए नहीं कह रही हूँ, या फिर आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, बल्कि आपसे ये कह रही हूँ थोड़ा बहुत चला कीजिए। हर कोई शकुंतला को देखकर यही कहता था कि उसका वजन हद से ज्यादा बढ़ गया है और अगर वह चलना फिरना नहीं करेगी तो और भी ज्यादा मोटी हो जाएगी। एक रोज शकुंतला बरामदे में बैठी चाय पी रही होती है, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे क्या बात है शकुंतला, तुझे तो बैठे बैठे चाय पानी सब मिल रहा है और यही कारण है जो तेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। अपने वजन पे थोड़ा ध्यान दे, मेरे साथ घूमने फिरने चला कर, वरना तुझे 10 बीमारियां हो जाएंगी। अच्छा हुआ जो तू आ गई। मैं वैसे भी यार सोच ही रही थी कि पार्क घूमने चले। पार्क घूम कर आते हैं, चल। क्या बात है, आज तो तुझ पर घूमने फिरने का भूत सवार है। लगता है किसी ने तेरी तारीफ कर दी है कि शकुंतला पहले से पतली हो गई है। अरे विमला काकी, क्या बताऊं, मैंने ही इन्हें कहा है थोड़ा चल फिरा कीजिए, वरना शरीर जितना भारी होगा उतनी बीमारी आएंगी। लेकिन माँ जी पर कोई असर ही नहीं होता। अगर आज माँ जी घूमने जा रही हैं तो बड़ी मेहरबानी है। अरे बहू, मैं तो कहती हूँ अपनी सास से ना घर का काम करवाया कर थोड़ा बहुत, उसका शरीर फिट रहेगा। वरना जिस तरह वो फैलती जा रही है ना, कुछ दिनों बाद इसका उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्यों शकुंतला, कुछ गलत तो नहीं बोला ना मैंने? बिल्कुल भी नहीं, तू गलत कहाँ ही कहती है, बल्कि मुझे ताने जरूर देती है, और ये ताने मारने छोड़ दे। शकुंतला इतने कहने के बाद अपनी पड़ोसन विमला के साथ घूमने निकल जाती है। लेकिन देर शाम जब शकुंतला घर लौट कर आती है तो वह पसीने से बुरे तरीके से लथपथ हो चुकी थी और उसे काफी ज्यादा थकावट के साथ सांस भी फूल रही थी। अरे बहू, एक गिलास पानी दे दे। पानी देने के बाद जरा चीनी वाला शरबत बना दे, वरना मुझे चक्कर आ जाएगा। हे भगवान, बाहर कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में तो मैं बाहर जा ही नहीं सकती। और अपनी सास की थोड़ी आरती उतार, क्योंकि आज शकुंतला घर से निकलकर पार्क तक घूमने गई है। अरे अगर ऐसे ही करेगी ना तो मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जाने वाली हूँ। थोड़ा चलती है, उसके बाद बैठ जाती है। कितनी मुश्किल से इसे मैं लेकर आई हूँ यहाँ तक, ये तो मैं ही जानती हूँ बहू। माँ जी, आपने तो सचमुच मेरी ना नाक कटवा रखी है। कितनी बार आपसे कहा है कि अगर आप अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगी तो आपको ही दिक्कत होगी। शकुंतला सोफे पर बैठी होती है और वहीं शकुंतला की बहू लक्ष्मी झटपट काम में लगी होती है और जल्दी जल्दी घर का काम कर रही होती है। दुबली पतली लक्ष्मी की कमर को देखकर शकुंतला अपने दिनों को याद करने लगती है और अपनी पड़ोसन विमला से कहती है, अरे विमला, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी उस वक्त मेरी कमर ऐसी ही पतली दुबली थी और मैं भी झटपट काम कर लिया करती थी। बहू की पतली कमर और उसका 0 फिगर देखकर मुझे अपने दिन याद आने लगे। ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं जब शादी करके आई थी ना तो मैं भी एकदम पतली दुबली थी, लेकिन उम्र के हिसाब से शरीर फैल ही जाता है। और तू तो जानती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं तो शरीर और फैलता है औरतों का। लेकिन शकुंतला, तेरा वजन तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। देख, थोड़ा चलने फिरने पे ध्यान दे। तेरी बहू तो सही ही कह रही है, तेरी बहू तो तेरा भला ही चाहती है। शकुंतला को अपने परिवार के आसपास के पड़ोस वालों की बातें समझ आती है
और वह घर से निकलकर घूमना फिरना शुरू कर देती है। लेकिन अब घूम फिर कर वह थक जाया करती थी, जिस वजह से उसे पूरे दिन नींद और थकावट रहती थी। ऐसे ही शकुंतला अपनी बहू लक्ष्मी से कहती है, बहू, तुझे पता है मैं तेरे कहने पर चलने फिरने लगी हूँ और मेरा शरीर हल्का भी महसूस होता है, लेकिन तुझे नहीं पता, जब मैं घर आती हूँ तो थक जाती हूँ और थकावट के कारण मुझे बहुत नींद आती है। मुझे लगता है कि मेरे बढ़ते वजन की वजह से मेरे शरीर में कोई बीमारी घर कर चुकी है। बिल्कुल माँ जी, मैं तो कहती हूँ आपको अपनी बॉडी का चेकअप करवा लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि आपका बढ़ता वजन कम कैसे हो। तू ठीक कहती है, कल परसों जाकर मैं अपना चेकअप करवाती हूँ और देखती हूँ कि मुझे आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज शकुंतला बाहर घूम कर आती है और अपनी बहू से पानी मांगती है। जब शकुंतला की बहू लक्ष्मी सास को पानी दे रही होती है, तभी शकुंतला बेहोश होकर गिर जाती है। यही देखकर लक्ष्मी घबरा जाती है और आसपास के लोगों को बुलाकर शकुंतला को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ जी ठीक तो है ना? उन्हें अचानक से चक्कर आने लगा और वो बेहोश हो गई। ये सब क्या हुआ था? मैं बहुत डरी हुई थी। बताइए, अब वो ठीक तो है ना? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उनका बीपी कुछ ज्यादा हाई था, जिसके कारण उनको चक्कर आ गया और जिनके कारण वो बेहोश हो गई। देखिए, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि मोटापे के कारण ना बहुत बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है और आपकी सास के अंदर कुछ ज्यादा ही मोटापा आ चुका है, तो आपको उन पर ध्यान देना होगा। उनकी बाहर की चीजें, तली वाली चीजें, इन सबको आप बंद कीजिए और मैं 2-4 टेस्ट करके देख लेता हूँ, उसके बाद बता दूंगा कि उनको क्या हुआ है। लक्ष्मी डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो जाती है। अब देर शाम शकुंतला को घर ले आया जाता है। लक्ष्मी उसकी खूब सेवा करती है। वहीं शकुंतला का बेटा गोपाल अपनी माँ की बिगड़ी तबीयत देखकर उसे सुनाते हुए बोलता है, आज से आपका बाहर का खाना बंद और चाय भी बंद। हरी साग सब्जी, उबला हुआ खाना शुरू कीजिए। डॉक्टर ने यह खुद मुझे कहा है, अगर आप यह सब नहीं खाएंगी तो घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा। लेकिन उबला हुआ खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। तू कैसी बातें कर रहा है? अपनी बीमार माँ पर थोड़ा सा तरस तो खा ले बेटा। मुझे लगता नहीं कि आप पर तरस खाना चाहिए, क्योंकि आप किसी की सुनती ही नहीं हैं और ऐसा ही होता रहा तो आपकी और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी बात मानो, हरी साग सब्जी खाना शुरू कर दीजिए। इससे आपका वज़न भी ठीक रहेगा, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी और डायबिटीज़ भी ठीक रहेगी, वरना इसके साथ और भी बीमारी आ जाएंगी। ठीक है, खाकर देखूंगी। अगर ठीक लगा तो ठीक है, वरना मुझसे नहीं खाया जाएगा। दवा समझकर खा लेना आप। बच्चों की तरह हर वक्त जिद नहीं करते हैं। यह आदत मुझे आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। अब गोपाल और लक्ष्मी शकुंतला का ध्यान रख रहे थे, लेकिन शकुंतला अपने शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब हुई थी। उसे अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए था। ये सब बातें जब विमला को पता चलती है कि शकुंतला की तबीयत खराब हो रही है, तो वह उससे मिलने आती है। मैंने तुझे पहले ही कहा था अपनी तबीयत पे थोड़ा ध्यान दे, लेकिन तू है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। अब हो गई ना तबीयत खराब, अब समझ में आया तुझे? सब मुझे सुबह से ही सुना रहे हैं, कोई प्यार से बात ही नहीं कर रहा। अरे तबीयत बिगड़ गई तो ठीक भी तो हो जाएगी ना। इसके लिए तुझे परहेज भी करना होगा। और बहू, डॉक्टर ने जो कहा है ना, वही खिलाना अपनी सास को, वरना तेरी सास चटोरी बहुत है। इतना कहने के बाद शकुंतला और विमला दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन शकुंतला अपनी सेहत पर खास ध्यान देने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बढ़ती उम्र और बढ़ता वजन दोनों बीमारियों को अपना घर बनाने में पनाह दे रही हैं। इवाना इंडो फ्रेंच लड़की थी जो कि अपने पति जेनसन के साथ फ्रांस की एक बहुत ही खूबसूरत जगह द लॉरे वैली में रहा करती थी। इवाना को हमेशा से फ्रांस जाना और फ्रेंच किस करना बेहद पसंद था और उसके इंडियन होने की वजह से उसकी सास लीसा उसे बेहद प्यार करती थी, क्योंकि लीसा को इंडिया बहुत ही पसंद था। इवाना और जेनसन की मुलाकात भी इंडिया में ही एक वेडिंग अटेंड करते टाइम हुई थी, जहां अचानक उनके बीच गलती से एक फ्रेंच किस हो गई थी, जिसके बाद
जेनसन को इवाना से प्यार हो गया था और फिर घर वालों की रजामंदी से उनकी शादी फ्रांस के द चार्मिंग कंट्री साइड ऑफ प्रोवेंस में बड़ी ही धूमधाम से हुई। हालांकि इवाना को फ्रेंच आती नहीं थी और ना ही उसे यहाँ के कल्चर का पता था, लेकिन फिर भी उसने सब संभाल लिया। एक दिन ऐसे ही लीसा को जैम्पन बैरल खाने का दिल करता है, तो वो इवाना को बुलाती है और कहती है, इकोटी मल्टीपल। सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम्हें अभी पूरी तरह से फ्रेंच नहीं आई है। इट्स ओके मॉम, कहिए क्या बात है? मेरा आज जैम्पन बैरल खाने का मन हो रहा है, तो क्या तुम बना दोगी? यस मॉम, बिल्कुल बना दूंगी। भले ही मुझे फ्रेंच बोलनी नहीं आती, पर फ्रेंच खाना बनाना तो जरूर आता है। ट्रेस बॉन। मर्सिला मेरे, शुक्रिया मॉम। इसके बाद इवाना खाना बनाने किचन में चली जाती है। उसके किचन में पहुंचते ही जेनसन भी वहां आ जाता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है और उससे कहता है, क्या बना रही हो मेरी जान? छोड़िए ना, मॉम आ जाएंगी। आने दो, अपनी वाइफ को गले लगा रहा हूँ, किसी और की बीवी को नहीं। वैसे तुमने बताया नहीं क्या बना रही हो? मॉम की फरमाइश थी कि आज जैम्बॉन ब्यूरे बनाए जाएं, तो बस वही बना रही हूँ। वाओ, आज तो मजा आ जाएगा। आई होप सब कुछ बस अच्छे से बन जाए। डोंट वरी, मुझे पूरा यकीन है तुम पर, तुम अच्छा ही बनाओगी। वैसे मुझे उससे पहले कुछ और चाहिए। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे डेजर्ट चाहिए। कौन सा डेजर्ट चाहिए आपको? ये वाला डेजर्ट। ये वाला बाद में मिलेगा, अभी नहीं। ठीक है, तुम खाना बना लो, मैं बाहर वेट करता हूँ। चलो अभी ले लो, बाकी बाद में, ठीक है? वाओ, सो स्वीट। इतना मीठा डेजर्ट तो आज तक नहीं चखा मैंने। चलो अब बस बहुत हुआ, मुझे खाना बनाने दो, जाओ यहाँ से। इसके बाद इवाना खाना बनाकर डाइनिंग रूम में लेकर आती है। हवा में खाने की खुशबू को सूंघकर लीसा उससे कहती है, क्वेलेस्ट लमैगी डैन टिमेन, क्या जादू है तेरे हाथ में। बिल्कुल ठीक कहा आपने मॉम। मर्सी ममन एट मॉन्टे एंड मारी। वाह बहू, तू तो बहुत अच्छी फ्रेंच भी बोलने लग गई। यस मॉम, अगर यहाँ रहना है तो फ्रेंच तो सीखनी ही पड़ेगी ना। जेनसन इवाना को अपनी तरफ खींचते हुए अपने पास वाली चेयर पर बिठा लेता है और उसका हाथ चूमता है और उससे कहता है, पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा जो तुम्हारे जैसा खाना बना सके। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम मिली हो। किस्मत वाली तो मैं हूँ कि मुझ जैसी लड़की को इतनी अच्छी सास और इतना ज्यादा केयरिंग और सपोर्टिव हस्बैंड मिला है मुझे। अच्छा, अब खाना शुरू करते हैं, वरना एक बार तारीफ होना शुरू हुई तो खाना ठंडा हो जाएगा, लेकिन तारीफें खत्म नहीं होंगी। यस मॉम, आप सही कह रही हैं। ऐसे ही एक दिन जेनसन इवाना को फ्रांस की एक बहुत ही फेमस जगह रोकेमेडर लेकर जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। इवाना जेनसन से कहती है, ये जगह कितनी खूबसूरत है, मेरा मन तो यहाँ पर आकर कुछ अलग सा करने को कर रहा है। अलग मतलब? अलग मतलब कुछ ऐसा जो कभी ना किया हो। अच्छा, मैं समझ गया, जरूर करेंगे अलग हम। तुम सच बोल रहे हो? हाँ मेरी जान, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। फिर वो उसे कमरे में लेकर जाता है और बहुत ही प्यार से बेड पर उसे लिटाता है। अगले दिन सुबह वो लोग अपने घर लौटते हैं, तो लीसा उनसे इंडिया चलने के बारे में कहती है ताकि वो अच्छे से इंडिया घूम सके। इस बात से इवाना और जेनसन भी राजी हो जाते हैं और अगले ही हफ्ते वो लोग इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां इवाना की फैमिली वाले उनके स्वागत के लिए अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें इवाना तो बिल्कुल इंडियन स्टाइल साड़ी पहनकर नीचे आती है, जिसे देखकर जेम्स कहता है, मोन मोर, you're looking ravishing। थैंक यू डार्लिंग। तुम्हारे पेरेंट्स ने कितनी बड़ी पार्टी रखी है, इसकी क्या जरूरत थी? अरे तो क्या हुआ, ये तो उनका प्यार है। वैसे मोम कहाँ रह गई, दिखाई नहीं दे रही। तभी वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस पहने लीसा आ जाती है और उसे ऐसा देखकर वहाँ पार्टी में आए कुछ लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं।
तो ये सब देखकर जेम्स अपनी माँ को साइड में ले जाकर कहता है, ये क्या है मॉम, आपने शॉर्ट ड्रेस क्यों पहनी है? मेरे पास यही एक ड्रेस थी इस पार्टी में पहनने के लिए, तो मैंने पहन ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? फ्रांस में भी तो हम ऐसे ही ड्रेसेस पहनते हैं। हाँ मॉम, बट ये इंडिया है, यहाँ इतनी एजेड लेडीज ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। अरे देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी जवानी चढ़ के आई हो इनको, जो ऐसे कपड़े पहन कर आ गई हैं। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे इवाना, तूने अपनी सास को कुछ सिखाया नहीं क्या हमारे कल्चर के बारे में? वाह आंटी जी वाह, क्या हमारे देश के यही संस्कार है कि किसी और के घर में आकर उनके मेहमानों के बारे में ऐसी बातें करें? अरे तो क्या हुआ अगर मेरी सास ने ऐसे कपड़े पहने हैं, उन्हें नहीं पता था हमारे कल्चर के बारे में, और वैसे भी वो वहाँ फ्रांस में ऐसे ही कपड़े पहनती है क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा ही है। और एक बात और सुन लीजिए आप, अगर कोई इंडियन लेडी वहाँ पर किसी पार्टी में साड़ी पहनकर आती है ना, तो हम लोग उसका मजाक नहीं बनाते। तो यहाँ पर क्यों? क्या हमारा कल्चर इतना ज्यादा छोटा है कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट तक नहीं कर सकते? सॉरी इवाना, मुझे पता नहीं था कि यहाँ ऐसे ड्रेस पहनना लोगों को पसंद नहीं, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करती। नो मॉम, इट्स ओके। गलती तो इन लोगों की है। इन्हें ये तक तो पता नहीं है कि इनके खुद के बच्चे छोटे छोटे कपड़े पहन के इनकी पीठ पीछे क्या क्या करते हैं, और वो हमें सुनाने आए हैं। इवाना, अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तुम फ्रांस में रहती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बच्चों के बारे में कुछ भी बोलोगी, समझी? माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन आपके बच्चों के झुके हुए सर देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और वैसे भी आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अपनी फ्रांस वाली सासू मॉम की फ्रांस वाली बहू हूँ, और मेरी सास जो चाहेगी ना वही पहनेगी। अगर आप लोगों में से किसी को भी यहाँ पर इससे प्रॉब्लम है ना, तो वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू। इवाना की सारी बातें सुनने के बाद पार्टी के सब लोग उसका समर्थन करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाते हुए ढेर सारी मस्ती करते हैं। इतना ही नहीं, वो सभी लोग मिलकर वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं। कुछ दिन इंडिया में अच्छे से घूमने के बाद वो दोनों अपने देश फ्रांस वापस लौट जाते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। नेहा एक बहुत ही सिंपल और छोटे घर की लड़की थी जो अपने घर वालों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। उसके घर में उसके साथ उसकी माँ सुमित्रा, पिताजी सुखवीर और छोटी बहन ज्योति रहते थे। उसके पिताजी की नौकरी चले जाने की वजह से घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति अपनी माँ सुमित्रा के साथ मार्केट से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है कि तभी वहाँ संजय और विकास नाम के लड़के उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। आए हाय, क्या कमर है तेरी जाने मन, मर जावा यार, इतनी दोपहर में भी ठंड लग रही है शिमला की तरह। है माँ, आप चलो यहाँ से, ऐसे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। भाई क्या कर रहा है तू? चल घर, क्यों परेशान कर रहा है? चल ना। अबे तू चल ना, साले खुद को तो कुछ करना नहीं और मुझे भी नहीं करने देता। संजय जबरन ज्योति को पकड़ लेता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। सुमित्रा अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती है कि तभी संजय उसे जोर से धक्का देता है और सुमित्रा के सर पर गहरी चोट लग जाती है। ये देखकर दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और जल्दबाजी में संजय का आधार कार्ड वहीं गिर जाता है। ज्योति वो कार्ड उठाती है और अपनी माँ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। साथ ही सभी घर वालों को भी वहाँ बुला लेती है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं, तभी नेहा बोलती है, ज्योति, ज्योति ये सब कैसे हुआ? मुझे बता, कौन थे वो लोग? किसने किया ये सब? दीदी पता नहीं वो कौन था, ये उसका कार्ड गिर गया और मैंने उठा लिया। दीदी माँ को कुछ होगा तो नहीं? इतने में वहाँ डॉक्टर आते हैं तो पता चलता है कि देर हो जाने की वजह से सुमित्रा की जान
बच नहीं पाई। ये सुनते ही पूरे परिवार पर दुख के पहाड़ टूट जाते हैं। अपनी माँ की मौत नेहा के अंदर बदले की भावना को जन्म देती है। मैं तुमसे अपने परिवार के एक एक आंसू का बदला लूंगी। जैसे आज मेरा परिवार तड़प रहा है ना, ऐसे ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। वक्त बीतता जाता है और नेहा अपने बदले को पूरा करने के लिए संजय के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। और सारी जानकारी मिलने के बाद वो संजय के बड़े भाई अनिल की कंपनी में जॉब करना शुरू करती है। अनिल को पहली ही नजर में नेहा पसंद आ जाती है और देखते ही देखते वो नेहा को अपना दिल दे बैठता है। और ऐसे ही एक दिन, पता नहीं नेहा कैसे तुमसे कहूँ, पर मुझे खुद को नहीं पता कि कब और कैसे मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? यही तो मैं चाहती थी। आज मेरी जीत की तरफ पहला कदम है। अब मुझे मेरा बदला पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ नेहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो, अगर तुम्हें कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आराम से लो। नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। क्यों नहीं अपनाएंगे? बिल्कुल अपनाएंगे। तुम बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड हो। दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद अनिल नेहा से कोर्ट मैरिज कर उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात संजय और विकास से होती है। और वो शुरू से ही उन दोनों के बीच फूट डालना शुरू कर देती है। अरे विकास भैया, आप अभी तक घर में ही हैं? तभी तो संजय भैया बोल रहे थे कि आप किसी काम के नहीं हैं। आप तो बस क्या भाभी? संजय भैया ने क्या बोला? बताओ मुझे भी जानना है कि वो आखिर मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हैं। वो संजय भैया बोल रहे थे कि आपको तो कुछ नहीं आता, आप तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। और साथ में वो कह रहे थे कि आपको ना इस घर से धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। वो खुद क्या करते हैं जो मुझे वो ऐसा बोल रहे हैं? बस अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियों को छेड़ना आता है उन्हें तो मैं अभी जाकर बताता हूँ। अरे रुकिए, जोश में होश मत खोइए। मतलब भाभी? देखो, अभी आप जाएंगे तो क्या होगा? आपकी और उनकी लड़ाई होगी और क्या। और आप घर में सबसे छोटे हैं तो माँ और अनिल भी आपको ही उल्टा बोलेंगे। यही होगा ना? और वैसे भी संजय भैया तो यही चाहते हैं ना। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। तो क्या करूँ मैं? जैसे अभी आपने मुझे बताया, वैसे ही सारी सच्चाई पुलिस को बता दो और उनका भांडा फोड़ दो। फिर देखना कैसे सजा मिलती है उन्हें। पर भाभी, भाई है वो मेरे, उनके साथ ऐसा करना ठीक रहेगा? कौन सा भाई? अरे वो भाई जो आपको घर से निकालना चाहता है, वो भाई जो आपके पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है। अरे सजा दिलवा देनी चाहिए ऐसे इंसान को तो, तभी तो आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। आगे आपकी मर्जी। विकास नेहा की बातों में आकर ठीक वैसा ही करता है और अपने बड़े भाई संजय को सलाखों के पीछे भेज देता है और संजय से बोलता है, अब आपको आपके किए की सजा मिलेगी। भाई देख, तू मेरा छोटा भाई है ना, तू अपने भाई के साथ ऐसा मत कर भाई। विकास संजय की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। विकास के जाने के बाद नेहा वहाँ आती है। नेहा को देखकर संजय बोलता है, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, प्लीज मुझे यहाँ से निकलवा लो। पता नहीं विकास को क्या हो गया है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाभी। सही कह रहा है संजय, तुम एक खूनी हो और तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर मिलनी चाहिए। और फिर नेहा भी वहाँ से चली जाती है और संजय वहाँ बैठकर अपने किए पर रोता रहता है। थोड़ी देर बाद ये बात अनिल और उसकी माँ को पता चलती है। वो दोनों विकास के कमरे में उससे बात करने के लिए पहुँच जाते हैं। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? अपने ही भाई को जेल भेज दिया। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? माँ, आपको नहीं पता कुछ, मैंने जो भी किया है वो सब सही है। आपको नहीं पता संजय भैया क्या हैं, और वैसे भी वो मुझे इस घर से निकालने वाले थे,
उससे पहले मैंने ही निकलवा दिया उन्हें। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा नास पीटे, वो तो तुझ पर अपनी जान छिड़कता है। किसने बोला तुझे कि संजय तुझे घर से निकालना चाहता है? तूने अपने कानों से सुनी ये बात? नहीं, मुझे भाभी ने बताया है। भाभी झूठ थोड़ी बोलेंगी, आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। नेहा का नाम सुनते ही अनिल गुस्से से तिलमिला जाता है और नेहा को आवाज लगाने लगता है। नेहा, नेहा, कहाँ हो? इधर आओ। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा घर तोड़ कर रख दिया नेहा तुमने, पूरा का पूरा। मेरे भाई को जेल भिजवा दिया। बोलो नेहा, ऐसा क्यों किया तुमने? आपके भाई ने जो मेरे परिवार के साथ किया था ना, उसका बदला लिया है मैंने। उसके साथ यही होना था। आज संजय को जेल भिजवाकर मेरी माँ की आत्मा को शांति मिली है। मेरा बदला पूरा हुआ। नेहा अनिल को सारी बात बताती है कि किस तरह संजय ने अपने बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर उसकी माँ को मार डाला। नेहा की बात सुनकर अनिल की गर्दन नीची हो जाती है और वो नेहा से अपने भाई की गलती के लिए माफी मांगता है। पूरी सच्चाई जानकर अनिल, विकास और उसकी माँ सभी लोग नेहा का साथ देते हैं और संजय को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग पुरानी बातों को भूलकर एक साथ खुशी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वंदना अपनी पड़ोसन शैलजा के साथ सत्संग से घर लौट रही थी। तभी एक मोहल्ले से गुजरते हुए वो देखती है कि वहाँ टेंट लगा है, जहाँ से संजना नाम की लड़की के गाने की आवाज आ रही थी। भीड़ होने के कारण दोनों को लड़की की शक्ल तो नहीं दिखती, लेकिन उसके गाने के आड़े टेढ़े बोल सुनकर वंदना कहती है, अरे मोरी मैया, कौन सी भाषा में गाना गा रही है? मैं क्या जानूं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, लेकिन धुन सुनकर लग रहा है जैसे सुना हो कहीं पर। का पतो कोई विदेशी गाना हो जा, जैसे ना समझ आ रहा। छोड़, हमें क्या करनो, घर चलते हैं। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और वंदना के बेटे वीरेन के रिश्ते के लिए संजना की फोटो आती है, जिसे देखते ही वंदना उसके घर रिश्ते की बातचीत के लिए निकल जाती है। संजना के घर वाले उनके बहुत अच्छे से आओ भगत करते हैं। तभी सबको नाश्ता देते हुए संजना की माँ वृशाली कहती है, अब बहन जी, अपनी बेटी की अपने मुँह से क्या ही तारीफ करूं, बहुत गुणी है। हाँ, बस बोलती थोड़ा कम है। अरे बहन जी, जे ही तो सबसे बड़ो गुण है गो। मोरी अम्मा कहती थी लड़कियां कम बोलती ही जचे हैं। जी आंटी, और वैसे भी जो माँ की पसंद वही मेरी पसंद। हाय दैया, कितना आज्ञाकारी बेटा है। संजना बेटिया, तुम भी अपनी मन की कह दो। अभी अपनी आए हुए वाली आवाज ना निकाल दे। अरे बहन जी, ये क्या बताएगी, इसने तो वीरेन बेटे की फोटो देखकर ही हाँ कर दी। आप तो बस रिश्ता पक्का समझो। इतना कहकर वो झट से मिठाई उठाकर वंदना को खिला देती है और मन ही मन कहती है, चलो अब मेरी गूंगी बेटी का घर तो बसेगा कम से कम। हे भगवान, बस शादी अच्छे से हो जाए। दिन बीतते हैं और कुछ ही समय में संजना और वीरेन शादी के बंधन में बंध जाते हैं और अपने शुभ कदमों के साथ संजना अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। पहली रात को जब वीरेन मुस्कुराते हुए कमरे में जाता है तो प्यार से संजना का घूंघट उठाकर उससे कहता है, संजना तुम कितनी सुंदर हो, लेकिन तुमने अभी तक मुझे एक शब्द नहीं कहा। अच्छा, मेरा नाम लेकर अपनी प्यारी आवाज सुनाओ ना मुझे। नहीं, अब मुझे तुम्हारी आवाज ही सुननी है, तो एक प्यारा सा गाना गा दो मेरे लिए। लो, तुम्हें शर्म ना आए, इसीलिए मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर संजना भी अपनी गूंगी आवाज में गाना गाना शुरू कर देती है। संजना का गाना सुनते ही वीरेन की बंद आंखें झटके से खुलती है और वो संजना को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये क्या था? वीरेन सदमे से बेहोश होकर बिस्तर पर ही गिर पड़ता है और जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह हो चुकी थी। वो सर खुजाता हुआ बाहर जाता है तो अपनी माँ को सर पकड़े सोफे पर बैठा हुआ देखकर कहता है, माँ, आपको भी पता चल गया कि हाँ, कि मोरी बहू गूंगी होगी। सुबह उठी तो इसकी आरती गाते हुए आवाज सुनकर हैरान परेशान रह गई। माँ, अब क्या करें?
इसमें करनो जैसा कछु बचो है का? अब तो जे गूंगी बहू पल्ले पड़ गई तो झेलनी तो पड़ोगी ही। मोहे तो समझ ना आ रहा हो, जाके मुंह दिखाई में पड़ोसनों के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी मैं। इतना कहकर बेचारी फिर अपना सर पकड़ लेती है। अब संजना की गूंगी होने की बात उसके ससुराल वाले जान चुके थे, साथ ही ये भी कि गूंगी होने के बाद भी उसे गाने का कितना शौक है, जिसके कारण घर में हर सुबह की शुरुआत उसकी गूंगी बहू की आरती की आवाज से होती थी। एक दिन वो मंदिर में आरती गा रही थी। हाय दैया, काहे इतना कष्ट कर रही है? बहू का गा रही है, कुछ पल्ले तो पड़े ना, भगवान और परेशान हो जाते होंगे। अरे अपनो आए काए छोड़ और जाकर नाच तो लगा। क्या कहना का चाह रही है बहू? लिख कर ही बता दे, मुझे पढ़नो आतो है। तभी संजना वंदना को इशारे से अपनी बात समझाती है और फिर नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। इस तरह वंदना जैसे तैसे अपनी गूंगी बहू के साथ दिन काट रही थी। एक शाम चाय के समय उसकी पड़ोसन शैलजा वहाँ आती है और वंदना से बातचीत करते हुए कहती है, अरे वंदना, तूने सुना? सोसाइटी वाले दिवाली महोत्सव कर रहे हैं, साथ ही एक गाने की प्रतियोगिता भी रख रहे हैं। रखन दे मोहे का, मेरा गला इतना सुरीला ना है कि जा प्रतियोगिता में भाग लूं, और वो भी जा उम्र में। गाने की प्रतियोगिता के बाद दूर खड़ी संजना के कानों में भी पड़ती है और वो फट से वहाँ आकर कहती है, अरे अब तेरी गूंगी बहू क्यों उछल रही है? इसे क्या चाहिए? मोहे तो कभी कभी समझ ना आतो है कि मैं का करूँ जा गूंगी बहू का। अरे सैलजा, इसको गाने को बड़ो शौक है, जाके मारे कह रही कि इसे प्रतियोगिता में भाग लेनो है। पर ये तो गूंगी है ना, गाएगी कैसे? वही तो, ढंग से बोल तो पाती नहीं, लेकिन गानों को शौक पाल रखो है। बहू, जे तेरे काम की प्रतियोगिता ना है। एक बार में बात समझ ना आती तो है, फालतू की जिद ना कर। अपनी सास की बातें सुनकर बेचारी संजना निराश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ देर में वीरेन घर आता है तो उसे अकेला रोते हुए देखकर उसके रोने का कारण पूछता है, तो संजना इशारों में उसे सब समझाती है। अगले दिन नाश्ते के समय वीरेन अपनी माँ से संजना को गाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहता है। माँ, कर लेने दो ना उसे अपने मन की। जेते अपने मन की कर लेगी, लेकिन जा मोहल्ले वाले तो मोए पे हंसेंगे ना कि देखो वंदना की गूंगी बहू गाना गाएगी। माँ, माना संजना गूंगी है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत भी बोलती है गाकर ही बोलती है, जिससे हमें इसके गूंगे होने का इतना एहसास नहीं होता। और फिर अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो मान जाओ ना माँ। दोनों के इतना जोर देने पर वंदना आखिरकार मान जाती है और उसके राजी होते ही संजना बहुत खुश थी। समय बीतता है, घरों में दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती है। संजना और उसकी सास भी घर में साज सजावट शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद दिवाली का दिन आता है। पूरी सोसाइटी जगमगा रही थी। शाम के समय पूजा करने के लिए सब सोसाइटी की दिवाली पार्टी में पहुंचते हैं, जहां कुछ ही देर में गाने की प्रतियोगिता शुरू होती है। एक एक करके सभी लोग अपनी अपनी बारी आने पर बढ़िया तरीके से गाते हैं। तभी स्टेज पर खड़ा होस्ट कहता है, तो अब बारी है वंदना देवी की बहू संजना जी की, जो है तो गूंगी, लेकिन इस प्रतियोगिता में आप सबके सामने गाना चाहती हैं। इसीलिए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सभी की जोरदार तालियां हो जाएं। होस्ट के इतना कहते ही लोग तालियां बजाते हैं और साथ ही हंसने लगते हैं। तो वंदना इधर उधर देखने लगती है। कुछ ही देर में संजना स्टेज पर जाकर गाना शुरू करती है। इस तरह वो पूरा गाना गाती है और अपनी गूंगी बहू की सिंगिंग प्रतियोगिता देखकर एक बार के लिए उसकी सास भी बहुत खुश थी। संजना इस प्रतियोगिता को जीतती हो या नहीं जीते, लेकिन वो इसमें भाग लेकर ही बहुत खुश थी। इस तरह गूंगी बहू भी सिंगिंग प्रतियोगिता करती है, जिसके बाद सभी पार्टी को एंजॉय करते हैं।